तो उसके पहले तुम्हारे जो मेथड्स थे, सबसे फर्स्ट एडिशन था। एडिशन में क्या किया था हमने? सर ट्रू वैल्यू पहले हमने मेजर करी थी, फिर बाद में हमने एरर निकाले थे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास वैल्यू है 35 प्लस माइनस 0.1 और 25 प्लस माइनस 0.2। इसका एडिशन कैसे हो जाएगा? आंसर बताना जरा इसका एडिशन का। सर पहले आप ट्रू वैल्यू निकालेंगे इसकी, ठीक है, देन उसके बाद हम एरर फाइंड करेंगे सर। तो इसका आंसर आएगा 60 प्लस माइनस 0.3। 60 प्लस माइनस 0.3। सबसे पहले ट्रू वैल्यूज को ऐड कर लिया, प्लस हाँ जी, माइनस फिर एरर्स। ऐड कर लिया। ठीक है, ये अगर T1 एंड T2 है, सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं इनका। T1 माइनस T2 फाइंड करो, क्या हो जाएगा? T1 सर माइनस 10 प्लस माइनस 0.3। 10 प्लस माइनस 0.3। ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गए, 35 माइनस 25, एरर्स ऐड हो गए। ठीक है, थर्ड जो हमारा मेथड हो सकता है एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है थर्ड हमें। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या कर सकते हो? अगर T1 मल्टीप्लाई बाई T2 करना है तो कैसे करोगे? T1 मल्टीप्लाई बाई T2 कुछ याद है? हाँ जी सर, याद तो रिवाइज तो करें। T1 सर मल्टीप्लाई पहले बाई, हम, ठीक है, क्या हाँ करना है जी पहले? इसको बेसिकली टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करना होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह। तो ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस माइनस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 35। ये जो टर्म आएगा ये फर्स्ट ट्रू वैल्यू हो जाएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन की, और ये जो दो है ये दोनों ऐड अप हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर, ये ऑपोजिट हो जाता है। अपोजिट मीन्स? 0.2 के साथ चल जाता है, हाँ, 0.135 के तो साथ। टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई, 35 को पहले 25 से किया, फिर 35 को 0.2 से किया, और 25 को ओके 0.1 से किया। 0.1 ओके 0.2 सर। का मल्टीप्लिकेशन को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। 0.1 0.2 का आपस में जो मल्टीप्लिकेशन है उसको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी कंपेयर टू जो एक्चुअल वैल्यू है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? निकाल लो दो, एक मिनट सर। 875 प्लस माइनस 2.5 प्लस 9.5। प्लस माइनस 9.5। ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एक खास बात होती है, रिलेटिव एरर के साथ कुछ खास होता है मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लाई करते हो रिलेटिव एरर्स में कुछ खास होता है। रिलेटिव एरर्स गेट एडेड, परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर्स गेट एडेड। कैसे होता है ये? इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव एरर ऑफ T1। रिलेटिव एरर ऑफ T1 क्या हो जाएगा? डेल्टा T1 अपॉन अपॉन T2 T1। T1 नोट है 0.1 डिवाइडेड बाई 35। ये T1 में रिलेटिव एरर हो गया। T2 में कैसे होगा? 0.2 बाई 25। T2 का हो जाएगा 0.2 अपॉन 25। 25। ऐसे इसका निकालेंगे, इसका आ जाएगा 9.5 अपॉन 875। एक खास बात होगी कि 0.5 0.1 अपॉन 35 प्लस अगर करेंगे 0.2 अपॉन 25, it will result in 9.5 अपॉन 875। ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। ओके ये जो सर। टर्म है ये डेल्टा टी अपॉन डेल्टा T2 अपॉन T2 बार है। फर्स्ट टर्म वाज डेल्टा T1 अपॉन T1 नॉट। इनका सम इसके इक्वल आना चाहिए, 9.5 अपॉन 875, जो कि फाइनल रिजल्ट है। ओके सर।
ये क्लियर है? हाँ जी सर। तो रिलेटिव एरर्स गेट एडेड, मल्टीप्लिकेशन के टाइम रिलेटिव एरर्स गेट एडेड। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ किया था, कुछ परसेंटेज के फॉर्म में निकाले थे एरर्स, तो उन दोनों का सम जो था वो फाइनल एरर के मैच कर जा रहा था। अब हमने डिवीजन स्टार्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऑलमोस्ट सेम होता है काम, रिलेटिव एरर वहाँ भी ऐड हो जाते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। इसको नोट कर लिया है? हाँ जी सर, कर लिया। करने की जरूरत भी नहीं है इसको। स्टार्ट करते हैं डिवीजन के साथ। फोर्थ जो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, डिवीजन। डिवीजन कहाँ कहाँ हमने देखा है फिजिक्स में, डिवीजन कहाँ कहाँ पे आते हैं? कुछ एग्जांपल जहाँ पे डिवीजन से कोई क्वांटिटी डिफाइन होती है। वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ऐसी चीजें होंगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तुम्हें पता होगी, मान लो 20 मीटर, लेकिन प्लस माइनस 1, 20 प्लस माइनस 1। और टाइम की वैल्यू क्या है? वैल्यू मान लो 4 सेकेंड्स प्लस माइनस 0.5 सेकेंड्स, ये है। ठीक है, तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी, फाइंड रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी, फाइंड रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी। इसको हम लोग सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, टी एस डिस्प्लेसमेंट टी टाइम। अगर ऐसा लिखते हैं हम लोग, वी इक्वल्स टू एस अपॉन टी, क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन एस प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। इस तरीके से डिवीजन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके सर। रिलेटिव एरर्स गेट एडेड, रिलेटिव एरर्स गेट एडेड। क्या हो जाएगा रिलेटिव एरर्स गेट एडेड का मतलब? डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन एस। क्या हो जाएगा? डेल्टा एस का मतलब जो डेविएशन में एरर है, जो एस में जो एरर है, मतलब 1 अपॉन 1 है सर। एस की वैल्यू 20, 0, अच्छा 20। 1 अपॉन 20 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, वो क्या हो जाएगा? 0.5/4। 0.5 अपॉन 4। 4, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 8, डेल्टा वी अपॉन वी। अगर डेल्टा वी निकालना होगा हमने, सिंपली हम लोग कर सकते हैं 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई वी। और वी की वैल्यू क्या होगी? 0.5/20 आ रहा है सर। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी पता है? वी मतलब सिंपली जो ऐसा अपॉन डी से आ रहा है, 20 अपॉन सर 4। पहले हम v की वैल्यू निकालेंगे कि 20/4 से। हाँ 20 अपॉन 4 5 आ गया, वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हाँ जी सर। अगर रिलेटिव निकालना है तो वी निकालने की जरूरत नहीं, रिलेटिव डायरेक्टली निकल सकते हैं, रिलेटिव डायरेक्टली निकल सकते हैं। अगर डेल्टा वी निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो वी निकालना पड़ेगा पहले और वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर। सर इसका आंसर रिलेटिव एरर का 3.5/20 आ रहा है। कितना है? 3.5/20 आ रहा है। 3.5 अपॉन 80, 20 20 चेक कर सकते हैं। ये तो 160 आ रहा है इसका एलसी, 160 मान लेते हैं, 20 का ये 8 आ गया प्लस 20, 28 अपॉन 160 इंटू 5 आ रहा है रफली, 28 अपॉन 160 इंटू 5। सर रिलेटिव एरर निकाला ना मैंने 3.5/20। तो वो आ रहा है, मेरे साथ कुछ मिस्टेक हुआ है। तुमने रिलेटिव एरर था अभी, तो मतलब वो, हाँ जी रिलेटिव एरर निकाला है। हाँ तो वो तो आ जाएगा 7 अपॉन 40। 7.40 कैसे? सर 4 और 20 के एलसीएम लेके तो 20 आएगा।
4 और 20 क्यों निकाल रहे हो? वहां पे तो 8 आ रहा है ना। 0.5 अपॉन 4 किया तो पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/8 आ जाएगा ना ये। सब पॉइंट हटाना जरूरी है? तो वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो भी वही सेम आंसर ही आना चाहिए। अगर सपोज एक करो मिनट। 20 और 4 का कर रहे हो तो तुम्हारा 20 आ रहा है ना एलसीएम। 20 आ हाँ गया। जी सर। ये 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, 2.5 आ गया ना ये। हाँ जी, तुमने क्या 3.5/20। 3.5/20, ओके। अब इसके बाद सिंप्लीफाई फर्दर करना पड़ेगा इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पॉइंट ओके। पॉइंट को हटाना पड़ जाएगा। और फिर 5 के टेबल में कैंसिल आउट करोगे तो ये 7 आ जाएगा और नीचे आएगा 40। फिर इस स्टेप में तुम्हारे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7/40 आ जाएगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसकी ये जो अभी आप क्वेश्चंस दे रहे हो सर, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप वो डाल दोगे सर? हाँ, वो ऐप पे डाल दूंगा। ऐप पे इसके जो होंगे ना क्वेश्चंस डाल दूंगा। एक दो क्वेश्चंस तो अभी हम लोग क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद मैं हाँ जी सर। के फॉर्म में डाल दूंगा, वहाँ पे सारे मिक्स्ड होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा हम लोग ओके। टॉपिक्स कवर कर ले, उसके बाद इकट्ठे दें। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो मिक्स से क्वेश्चंस होंगे। मैं थोड़ा वहाँ प्लान करना होगा कैसे करना है। ओके सर। सर फिर जो आपने एक बार बुक बताई थी, मैं एक बार वो भी परचेज कर लूंगा ना? बुक कौन सी तुम एससी वाला बताई थी ना? हाँ जी, वही बताई थी, HC वर्मा। हाँ, उसमें ये सब तो ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत कम होंगे उसके अंदर। बाद के चैप्टर्स में ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे प्रैक्टिस मिलेगी। ये बिल्कुल फंडामेंटल वाली चीज़ें, बेसिक चीज़ें, ये सब ज़्यादा कवर नहीं करते बुक्स के अंदर। ओके। सर ये वैसे भी जब हम आगे पहुंचेंगे वैसे भी लेनी पड़ेगी फिर भी। हाँ, वो तो लेनी ही पड़ेगी। हाँ अच्छा, जी। परसेंटेज एरर के फॉर्म में कर सकते हो क्या? परसेंटेज एरर निकाल सकते हो इनकी हाँ डिस्प्लेसमेंट में? जी सर, बाद में। हाँ जी, फिर इनका फिर मल्टीप्लाई कर देना फिर बाद में, ये जो हाँ, हमने रिलेटिव इंडिविजुअल है सबको 100 7। से कर देंगे तो भी वो हो जाएगा। हाँ जी सर। परसेंटेज एरर भी आल्सो विल गेट एडेड, परसेंटेज एरर विल आल्सो गेट एडेड। जो एडिट। एस में जो परसेंटेज एरर है और टी में जो परसेंटेज एरर है, वो दोनों ऐड होके वी का परसेंटेज एरर निकल जाएगा। ये बात समझ आई? यस सर। एस का सर परसेंटेज एरर। परसेंटेज। हाँ, सर परसेंटेज है 17.5 आ रहा है। 17.5। हाँ ये जी फाइनल आंसर है, फाइनल वाले पार्ट का है। सर। सर नहीं, रिलेटिव एरर के बाद मैंने परसेंटेज एरर निकाला। हाँ, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा तुमने। हाँ जी सर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7.5 आ रहा 7.5 ना? है। हाँ जी, 17.5। 17.5 कुछ ज्यादा लग रहा है। सर 17, तीन तीन। हाँ, 17 कुछ ज्यादा लग रहा है। चलो देखते हैं। ये मैं क्लियर कर दूं क्या यही है। इसको? हाँ जी सर, कर दो। ये तो हो गया। ठीक है। तो अगर इसका परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो 4/20 था। एक सेकेंड, एरर कितना कितना था? मैं फिर भूल गया इसका क्या था। डिस्प्लेसमेंट के लिए था तुम्हारे पास 1/20। 1/20 था डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट सर। 20 प्लस हाँ माइनस जी 1। सर, 1/20, हाँ जी। और जो टाइम में था वो क्या था? 0.5/4 था पॉइंट शायद। फाइव बार। हाँ जी। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें, परसेंटेज क्या आ जाएगा इसका? दोनों का परसेंटेज निकालते हैं एरर। ये आ जाएगा 5%। डिस्प्लेसमेंट में 5% का एरर है। यहाँ अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25/5, 12.5 सर, 17.5 ही आ रहा है। ठीक है, 12.5, तो इनका सम आ जाएगा 17.5%। इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग परसेंटेज एरर। इंडिविजुअली निकाल के फिर प्लस कर देंगे तो फाइनल हमें मिल जाएगा टोटल प्रोडक्ट में कितना एरर हो रहा है। सर मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, डायरेक्ट भी सेम ही आएगा आंसर। ओके। क्लियर है? तो ये रूल समझ में आ गया। रूल क्या है हमारे पास? हाँ जी, हाँ जी। कि अगर इफ v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, इफ v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, देन क्या हो रहा है? देन डेल्टा v अपॉन v इक्वल्स टू डेल्टा s अपॉन s प्लस डेल्टा t अपॉन, ये रूल है हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ एरर का। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में भी ट्रू है ये। डेल्टा सर v अपॉन, डिवीजन के लिए। हाँ, ये समरी हो गई। फाइनली हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। डेल्टा v अपॉन v मल्टीप्लाइड बाई 100, जो परसेंटेज आ गया परसेंटेज एरर, ये परसेंटेज बन गया।
इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हम लोगों ने सीखा डिवीजन के बारे में। ये डिवीजन में वैलिड है, ये ओके सर, मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है, दोनों में वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन में भी, दोनों में भी सर। सेम वैलिड है। ओके। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हाँ नेक्स्ट हम जी सर। पावर्स वाले क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, जैसे जहाँ पावर्स वगैरह आते हैं। सर मल्टीप्लिकेशन में जैसे आपने पुराने तरीके से कराया, मतलब उस ये वाला फॉर्मूला भी उसमें ही डाल देना आप। उसमें भी रिलेटिव वाला रिजल्ट भी करेक्ट है, वो तो हमने चेक किया था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने क्वेश्चन करके देखा था कि परसेंटेज ऐड हो रहे थे, ओके ओके ओके। परसेंटेज ऐड करके देखा था कि वो मैच कर रहे हैं परसेंटेज एरर। ठीक है, हाँ जी। अगर तुम्हें एब्सोल्यूट निकालना है तो तुम टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर सकते हो, रिलेटिव निकालना है तो परसेंटेज निकाल के, रिलेटिव निकाल के ऐड कर सकते हो, परसेंटेज निकाल के ऐड कर सकते हो, दोनों ही ओके सर। तरीके valid हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, अगर सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है d इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर 5 अपॉन c टू द पावर समथिंग 3 रख देते हैं, c टू द पावर 3 रख लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, इफ d इक्वल्स टू दिस एंड तुम्हें पता है कितने कितने एरर्स सबके अंदर हो रहे हैं। सपोज करो एरर इन ए जो है, एरर इन ए इज 3%। ठीक है, एरर इन बी इक्वल्स टू बता रखा है तुम्हें 1% एंड एरर इन सी बता रखा है 0.5%। फाइंड द परसेंटेज एरर इन डी, ये क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन डी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन डी। ओके सर। ये क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी। हाँ, हाँ जी। इसमें क्या होता है रिलेशन, ऐसे क्वेश्चंस के लिए रिलेशन बनता है कि सपोज को जनरल दे दो, मैं ये तो पर्टिकुलर केस है, इसका जनरल क्या हो सकता है, डी इक्वल्स टू ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन, एनी नंबर हो सकता है, एम एन सी के पावर एम पी, ऐसा कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पर, और भी टर्म्स आ सकते हैं। जनरल क्या बनता है रिजल्ट हमारे पास, जनरल रिजल्ट होता है डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल्स टू, जो पावर से वो मल्टीप्लाई होता है एम टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, सारे ऐड होते जाते हैं, प्लस एन टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस पी टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी। रिलेटिव एंड परसेंटेज दोनों के लिए वैलिड होता है। इंडिविजुअली पावर्स को निकाल निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे इनको, तो हमें फाइनल वाले का रिलेटिव या परसेंटेज मिल जाएगा। ये स्टेप समझ में आया? हाँ जी सर। अब इस क्वेश्चन के लिए कैसे निकल सकता है परसेंटेज एरर, हमें डी में परसेंटेज निकालना है तो डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाई 100 करना है हम लोगों ने। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना होगा, m टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए का जो परसेंटेज एरर है वो निकाल लेंगे मल्टीप्लाइड बाई एम 100। सर 2/3 है। m की टू जगह बाई 2/3 थ्री है, यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाइड बाई ए में परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, ए का परसेंटेज एरर 3% है, तो डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 हाँ जी सर, 3%। प्लस n की जगह क्या है, दूसरे वाले का जो पावर है वो कितना है, 5 है, 5 है सर। 5 मल्टीप्लाइड बाई बी में परसेंटेज एरर कितना 1%। है 1% प्लस तरीके से p की जगह पे क्या है 3, c के पावर्स में क्या है 3 है, 3 है सर। 3 मल्टीप्लाइड बाई सी में जो एरर पड़ेगा वो कितने परसेंटेज का एरर हो रहा है उसके अंदर, 0.5 परसेंटेज का। ये सारा कैलकुलेट होकर निकलेगा परसेंटेज के फॉर्म में। तो दिस मच 8.5 परसेंट, है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 5 7 प्लस 1.5 8.5%। इस तरीके से फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स या फिर परसेंटेज ऑफ एरर निकल के आता है। ये क्लियर है?
हाँ जी सर। ठीक है, ये नोट कर लो। नोट हो गया? ये नोट कर लिया तुमने? हाँ जी सर, कर लिया, मैं साथ साथ ही कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, जो किसी एप्लीकेशन के पर्पस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, जहाँ पे ये चीज़ें। ओके। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तुम्हें बता रखा है वायर की रेडियस के बारे में बता रखा है। वायर का रेडियस, रेडियस ऑफ वायर स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.26 प्लस 0.02 सेंटीमीटर। इसके बाद बता रखा है लेंथ ऑफ वायर L इक्वल्स टू 156 माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और बता रखा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैपिटल F, कैपिटल R। रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैपिटल R इक्वल्स टू 64 प्लस माइनस 2 ओम्स। 64 है, सॉरी 65 नहीं, 64 है ये। 64 प्लस माइनस 2 ओम्स। सर ये फॉर्मूला होता है ना रायोस्टेट का, वो जो क्या रेजिस्टेंस के लिए होता है, फॉर्मूला ही होता है सर, ये क्या कहते हैं, एल अपॉन आर बाय जो कांस्टेंट होता है, हमें लास्ट साल आया फॉर्मूला पता। होता है R इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाइड बाई L बाई हाँ जी, आर R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ए। तो अगर चेंज करेंगे तो रो क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी। रो इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई A अपॉन L। और एरिया की जगह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई। ये सर हमें इसमें निकालना क्या है? हमें रेजिस्टिविटी निकालना है, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है। रो निकालना ना? रो का निकालना है हमने। और रो में हमें क्या निकालना है, रो में हमें शायद परसेंटेज एरर निकालना होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो में जो परसेंटेज एरर निकालना है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन रो। सर हम पाई आर स्क्वायर तो लेंगे नहीं ना? पाई आर स्क्वायर में आर स्क्वायर लेना होगा, पाई कांस्टेंट उसको लेने की जरूरत हाँ नहीं जी, है। पाई नहीं लेंगे ना? हाँ जी सर। पाई नहीं लेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर लेंगे, एल लेंगे, कैपिटल आर लेंगे, इन सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस तरीके से जब लैब में करते हैं तो हमें स्मॉल आर मेजर करना पड़ता है, रेडियस ऑफ वायर मेजर करना पड़ता है, लेंथ ऑफ वायर मेजर करना पड़ता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर भी एक मीटर होता है, उससे हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ से लोग रेजिस्टेंस ऑफ वायर भी मेजर कर रहे होते हैं। तो वहां से फिर एरर्स निकाला, एब्सोल्यूट एरर्स, फिर रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूला को यूज करते हुए, वहां परसेंटेज एरर निकाल रहे होते हैं। एल क्या है? 156। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो? सर अभी तो वो निकाल रहा हूँ सर, फॉर्मूला सर, हाँ, वही देख रहा हूँ अभी तो। अगर क्या हुआ? परसेंटेज, अभी मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाद में उस पर ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? हाँ जी सर। अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो जो तुम्हारे पास टर्म्स है ना, हर एक के जो पावर्स वगैरह है, मल्टीप्लाइड है, तुम्हें जब हमने लास्ट रिजल्ट किया था वो यूज करना चाहिए। यहाँ स्मॉल आर का स्क्वायर वगैरह है ना, हमने जो लास्ट हाँ में जी सर, रिजल्ट निकाला था वही उसको हम मैंने टू टू कर दिया सर, स्मॉल आर जो है मैंने। 2 टाइम्स डेल्टा स्मॉल आर अपॉन अपॉन स्मॉल आर प्लस ऐसे करके करते जाएंगे पावर्स के फॉर्म में। हाँ जी सर। सर ये जो नीचे 156 प्लस माइनस 0.1 है सर, इसे ऊपर ले जाऊँ मैं? हाँ, ये भी प्लस हो जाएंगे, सारे ऐड हो जाएंगे, हाँ जी, इसे ऊपर ले जाता हूँ ना मैं। सारे परसेंटेज एरर के फॉर्म में ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स
परसेंटेज एरर ऑफ स्मॉल आर प्लस 1 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ कैपिटल आर प्लस 1 टाइम्स डेल्टा एल बाय एरर इन एल। रिलेटिव रखो परसेंटेज रखो, बात सेम ही है, कोई फर्क हाँ नहीं जी पड़ता। सर। कि मल्टीप्लाई बाय 100 सबको ही करना पड़ेगा, तो कॉमन ही मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। 2 इंटू 0.02 बाई नीचे 0.26 से डेसिमल तो कट ही जाएगी। रिलेटिव वालों को ऐड करके परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा फाइनली। अगर निकालने के बाद फाइनली मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। ओके सर। टू बाई 13 कैसे आया सर आपका? 2/13 आएगा, जैसे अच्छा नहीं, वो वो आपने वो कर दिया, 2 से वो कर दिया। हाँ जी से ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया है। हाँ जी सर। तो कैलकुलेशन जो जितना ही आगे चलता जाए, बट मेनली यही आंसर आ रहा है ना, या कुछ डिफरेंट आ रहा है तुम्हारा? शेयर कर रहे हो अभी तो जस्ट मैंने आपका नीचे किया 2/13। सर वहां पर 1/320 नहीं आना था? 1/320 तो नहीं आना था, वो सर 2। नहीं, 0.2/64 को डिवाइड करेंगे तो 0.1/32 आना था। अगर पॉइंट को काटेंगे तो सर 1/320 नहीं आना था? 0.2 नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 64 प्लस माइनस 2 है। 60 प्लस माइनस 2 है। ओके सर, मैं इसकी 64 प्लस गलती माइनस होगी। 2 है। हाँ जी सर, करेक्ट कर दो सर। मैं भी सर, फिर मेरा आंसर नहीं आ रहा था ना, मैं भी यही सोचा था। बस इस स्टेप में लिख के छोड़ सकते हो, कैलकुलेशन एग्जैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ओके सर, ये यहाँ तक तो स्टेप सर कर दो। यहाँ तक तो आ गया ना? हाँ जी हाँ जी, यहाँ तक तो आगे सॉल्व एलसीएम बहुत बड़ा है ना फिर इसका। हाँ, वही थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, इसलिए छोड़ सकते हो, वैल्यूज अच्छे नहीं है इसके। बट ये तो क्लियर है ना, ये कैसे आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। अब हाँ जी सर। इसके बाद कभी कभी ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कुछ रिजल्ट्स, जहाँ इतना सिंपल तरीके से नहीं निकलता है। जैसे एनसीईआरटी ने एक दे रखा है, वो रिजल्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कैसे ये आते कैसे हैं, ये इसका डेरिवेशन का स्टेप कैसा होता है। कभी कभी आईआईटी ने भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जहाँ तुम्हें डिराइव खुद से करना पड़ेगा, डिराइव करके बताओ कि क्या रिजल्ट आना चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हें यूज करना होगा। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल्स वगैरह आ जाते हैं, वहां पे तुम्हें खुद से ड्राइव करना पड़ जाएगा क्वेश्चंस में। तो उसके लिए तुम्हें डेरिवेशन के स्टेप्स थोड़े बहुत जानने पड़ेंगे, जो हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट ओके करने सर। की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद डेरिवेशन कर लेते हैं एक दो। देन आप मेरे को दूसरे नेम से सर कनेक्ट कर लोगे सर? इस एक्चुअली फोन में ना बैटरी नहीं है, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम आ रही है कोई। तो किसी और सिस्टम से तुम कनेक्ट करने वाले हो? हाँ जी सर। सर मैं एक्चुअली लैपटॉप से कर रहा हूँ, बस हो गया कनेक्ट। हाँ ठीक है, तुम भेज दो कनेक्शन, में एक्सेप्ट कर हाँ लूँगा। जी सर मैं। हाँ जी। शुरू करें। ठीक है, इसका आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये तो क्लियर कर सकता हूँ ना, ये स्क्रीन क्लियर कर सकता ये तो हो गया।
डेरिवेशन करना है, थोड़ा टफ हो जाएगा वो, डेरिवेशन करना है या ऐसे इंपॉर्टेंट तो है डेरिवेशन, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट, स्कूल में तो नहीं आ सकता, कर लेते कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तुम्हें कैलकुलस के दो चीजें पता होनी चाहिए, दो तीन चीजें कैलकुलस की पता होनी चाहिए। जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कैलकुलस में, छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा रिपीट कर लेते हैं क्या चीज़ें होती हैं। अगर ये डिफरेंशिएशन किसी ने बोला कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 50 करना है, तुम्हें पता है रिजल्ट क्या होगा इसका? इसका रिजल्ट पता है? तो था मैंने सर, आपने डिफरेंशिएशन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आपने बताए थे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कि ये दोनों वेरिएबल्स सेम है या नहीं है। हाँ जी सर। 50 ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएट, तो पावर में क्या है तो एन, आपने एन की जगह पे क्या है 50 है, फॉर्मूला आ जाएगा एन साइड में आएगा तो 50 एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, मतलब 50 माइनस वन, 49 सर। 50 एक्स रेज टू द पावर 49। ये एक क्वेश्चन का टाइप हुआ। एक और हो सकता है कभी कभी दिया हुआ कि डी अपॉन डी टी करना पड़े तुम्हें एक्स टू द पावर 50, तब क्या करना होता है, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होता है, बिकॉज जब वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं ना तब चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। चेन रूल क्या बताता है कि तुमने जैसे डिफरेंशिएट करना है वैसे कर लो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, फिर आगे तुम्हें फिर से डी एक्स अपॉन डी टी करना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, एक तरीके से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई डी एक्स करना पड़ता है, डी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी हो जाता है। इस नंबर से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है इसको, इस पार्ट, ये समझ आया? यहाँ डी हाँ अपॉन जी सर। डी एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो डी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। ये स्टेप क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो एक बार मैं फिर से देख लूंगा ना वो वीडियो जो आपका रिवीजन के लिए, ऐसे देखी तो ये मैंने। ठीक है, उन वीडियोस को थोड़ा देख लेना, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। या तो सर आप ये डेरिवेशन फिर आप कल ही करा, तब तक मैं ये रिवाइज कर लूंगा एक बार ये वीडियो। ठीक है, तो कैलकुलस का तुम रिवाइज कर लेना थोड़ा बहुत, डिफरेंशिएशन के रूल्स, उसके बाद हम लोग इसको कर लेंगे। ओके सर। अब इसके बाद वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो तुम चाह रहे थे करना, टाइप्स ऑफ एरर्स हाँ डिपेंडिंग, जी सर। टाइप्स ऑफ एरर डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज ऑफ एरर्स, तो वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एरर्स बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ एरर्स। तो बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ एरर्स एक्चुअली तीन टाइप्स के एरर्स हो सकते हैं, सोर्सेज या फिर नेचर ऑफ एरर भी कह सकते हैं। नेचर ऑफ एरर के हिसाब से भी तीन एरर्स बनते हैं। कौन से तीन? एक बनता है सिस्टमैटिक एरर, सेकंड बनता है रैंडम एरर, और थर्ड बनता है ग्रॉस एरर। कई बार सिर्फ दो ही लिखते हैं, सिस्टमैटिक एंड रैंडम से भी कई बार काम चल जाता है, कभी कभी तीन लिखे होते हैं बुक्स के अंदर, ग्रॉस ओके सर। ग्रॉस। सिस्टमैटिक एरर्स कौन से होते हैं? सिस्टमैटिक वो होते हैं जो कि रिपीटेबल हो, तुम बार बार एक्सपेरिमेंट करो, बार बार तुम्हें सेम एरर मिलता रहे, उस रिपीटेबल एरर को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। कंसिस्टेंटली रिपीट हो रहा है, सेम एरर बार बार आ रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, ये जनरली कहाँ से आते हैं सिस्टमैटिक एरर, जो रिपीटिंग एरर्स होते हैं वो बेसिकली कई बार ना इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं। क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कुछ फॉल्ट होता है, तुम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट है, तो तुम जितनी बार एक्सपेरिमेंट करोगे तुम्हें सेम एरर दिखाई दे रहा होगा। अगर तुम 50 मेजर कर रहे हो बट तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट 2 सेंटीमीटर कम शो करता है, 48 ही शो कर रहा है उसको, तो बार बार वो 2 सेंटीमीटर कम शो करेगा। अगर तुम 25 वाले को करोगे मेजर तो वो 23 शो करेगा। क्या हो सकता है, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट का जीरो कैलिब्रेशन गलत होता है। क्या होता है, जीरो कैलिब्रेशन कभी कभी गलत होता है।
जीरो कैलिब्रेशन में कई बार प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लेते हैं कि तुम करंट मेजर कर रहे हो, क्या मेजर कर रहे हो, करंट मेजर कर रहे हो। आई का सिंबल क्या होता है, आई होता है, करंट का सिंबल आई होता है। करंट, करंट को मेजर करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं पता है? 10th क्लास में पढ़ा होगा तुमने, करंट को इंस्ट्रूमेंट कौन सा मेजर। एमीटर सर। आवाज नहीं आई। सर एमीटर। एमीटर, करंट के लिए यूज करते हैं एमीटर। अब सपोज करो तुम्हारे सर्किट पे स्विच ऑफ रखा है, तुमने क्या रखा है, सर्किट पे स्विच ऑफ रखा है, और तुमने एमीटर कनेक्ट कर रखा है। और बट जब तुमने एमीटर को कनेक्ट कर रखा है तो एमीटर की वैल्यू एग्जैक्टली 0.00 नहीं आ रही है, 0.00 एमीटर एम्पियर नहीं आ रही, 0.00 एम्पियर नहीं आ रही, कुछ समथिंग 0.001 एम्पियर आ रही है, या 0.005 एम्पियर, ऐसा कुछ स्मॉल रीडिंग वो दिखा रहा है, एग्जैक्टली जीरो नहीं दिखा रहा है वो। तो वहां पे मतलब क्या है कि जब एक्चुअल वैल्यू जीरो होनी चाहिए तब इसकी वैल्यू जीरो नहीं, थोड़ी ज्यादा आ रही है। तो अब तुम जो मर्जी करंट कहीं पे मेजर करोगे इस एमीटर को यूज करते हुए, तो वहां पे वो थोड़ी ज्यादा वैल्यू शो करेगा। ठीक है। अब अगर तुम 1.5 एम्पियर करंट को एक्चुअल मेजर करना चाहोगे तो तुम्हें वैल्यू क्या मिलेगी, तुम्हें वहां मेजरमेंट दिखाई देगा 1.51 एम्पियर। ओके सर। तो हमेशा ही शिफ्टेड वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा ही शिफ्टेड है इतनी, और वो सेम डायरेक्शन में शिफ्टेड रहेगी वैल्यू हमेशा। ठीक है। ये जो रिपीटेबल एरर्स होते हैं ये होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। क्लियर है? सर इसका एक बहुत कॉमन टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो कि रिपीट होता रहता है बार बार। जीरो कैलिब्रेशन इज अ वेरी स्टैंडर्ड एरर जो कि होता है ये। इसका मेथड क्या है इसको हटाने का, इन एरर्स को हटाने का मेथड है कि तुम पहले ही अपने सेटअप को चेक करो। जब तुम्हारी रीडिंग जीरो होनी चाहिए तब तुम चेक करना है कि तुम्हारा जो एपरेटस है, जो एक्सपेरिमेंट का जो तुमने यूज कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट्स, वो उस टाइम जीरो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर जीरो प्रॉपर शो ओके सर। कर रहा है तो वो होता है जीरो एरर। क्या होता है वो, जीरो एरर। और तुमको उसको प्लस या माइनस करना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए अपने फाइनल आंसर में से। जीरो एरर को प्लस या माइनस करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वो किस साइड जा रहा है, वो पॉजिटिव दिखा रहा है या नेगेटिव दिखा रहा है, उसके हिसाब से तुम्हें प्लस या माइनस करना पड़ सकता है। ठीक है। इस तरीके से एरर को हम हटा सकते हैं अपने फाइनल आंसर में से। इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, वी कैन एलिमिनेट सिस्टमैटिक एरर्स, वी कैन एलिमिनेट सिस्टमैटिक एरर्स बाय प्रॉपर कैलकुलेशन। ये हो गया सिस्टमैटिक एरर्स। और भी दो तीन टाइप एरर्स आते हैं हमारे पास। कौन से, पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। सिस्टमैटिक के टाइप्स कौन से हो गए, इंस्ट्रूमेंटल हो गया। सेकंड हो सकता है कि सराउंडिंग्स में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो तुम्हें नहीं पता चल रहा है। ठीक है। तुमने जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है, दैट एक्सपेरिमेंट विल वर्क फाइन फॉर सम पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, बट वहां पर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स थोड़ी हायर या थोड़ी लोअर है। तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट गलत आएगा। तुम जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो हमेशा तुम्हारा रिजल्ट गलत आएगा, बिकॉज वो सराउंडिंग में ही कुछ ऑलरेडी बायस आ चुका है। बायस भी कहते हैं कि बायस आ चुका है। ठीक है। जैसे जो ह्यूमन टेम्परेचर अगर तुम्हें मेजर करना है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है यूजिंग थर्मोमीटर, थर्मोमीटर अगर तुम आर्म पिट में लगा के मेजर करते हो और कोई अगर माउथ में लगा के मेजर करता है, दोनों रीडिंग्स के बीच में डिफरेंस हमेशा आएगी, हमेशा रीडिंग्स में डिफरेंस आएगी, बिकॉज सराउंडिंग जो मेथड यूज कर रहे हो उस मेथड में ही कुछ फॉल्ट है। वो मेथड ही इस तरीके से डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट ही थोड़ी गलत है कि वो इट इज डिजाइन टू मेजर स्लाइटली लोअर टेम्परेचर। आर्मपिट वाला विल ऑलवेज मेजर स्लाइटली लोअर टेम्परेचर। ठीक है। अभी जो थर्मल स्कैनर लोग यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, उसकी मेजरमेंट हमेशा थर्मोमीटर की मेजरमेंट से थोड़ी अलग होगी, थोड़ी लोअर साइड मेजरमेंट करता है वो हमेशा, बिकॉज वो तुम्हारे कॉन्टैक्ट से थोड़ी दूर से वो मेजर कर रहा होता है। ठीक है। तुम्हें पहले से पता होगा कि तुम्हारी जो मेजरमेंट आई है वो एक्चुअल रीडिंग नहीं है, उससे थोड़ी हायर तुम्हारी रीडिंग रही होगी, हल्की थोड़ी बहुत तुम्हें बढ़ा के ही मान के चलना पड़ेगा। ऐसे एरर्स को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। ऐसे एक और एरर पैरेलक्स एरर होता है। क्या होता है, पैरेलक्स एरर। यहाँ तक कोई डाउट तुम्हारा? नो सर। नो सर। सिस्टमैटिक के तीन टाइप्स कौन से हमने देखे, एक हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल।
सेकंड सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। सराउंडिंग से कारण हो सकता है। थर्ड होता है पैरेलैक्स। पैरेलैक्स मतलब कि तुम जो तुम्हारी रीडिंग लेने का जो तरीका होता है, रीडिंग लेने का तरीका हो सकता है तुम्हारा रीडिंग लेने का तरीका ही थोड़ा फॉल्टी है। तुम्हें जो एग्जैक्टली अपने आंख के सामने रख के रीडिंग लेना होगा, तो तुम हमेशा थोड़ा स्लाइटली इंक्लाइंड अगर पकड़ते हो इंस्ट्रूमेंट को, तुम स्लाइटली इंक्लाइंड तरीके से पकड़ते हो, तुम जो देखते हो बिल्कुल पैरेलल नहीं होता, वो हल्का तुम्हारा आई का लेवल अप या डाउन होता है। तो इससे तुम्हारी रीडिंग मेजर जो तुम देखते हो रीडिंग, उसमें हमेशा एक टाइप का एरर ऐड होगा, और वो हमेशा सेम साइड में होगा। अगर तुम लोअर कैलकुलेट तुम लोअर रीडिंग देखते हो तो हमेशा लोअर रीडिंग ही तुम बार बार देख रहे हो। तो तुम्हारा पकड़ने का जो मेथड है वो हमेशा ही मेथड तुम सेम तरीके से पकड़ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम कई बार आ सकती है। कई बार और क्या हो सकता है कि तुमने नेचर में कुछ ऐसा हो रहा है फोर्सेस जो तुम कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप मानते ही नहीं हो कि ऐसा कुछ होगा। जैसे एग्जाम्पल ये है कि तुमने किसी बॉडी का मास मेजर किया, ठीक है। तो मास मेजर करने के लिए तुम पहले उसका वेट मेजर कर रहे हो और अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहे हो, ठीक है। वेट मेजर कर रहे हो अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहे हो। तो जब भी तुम किसी बॉडी को वे करोगे इन सर्टेन मीडियम, मान लो तुम बॉडी को वे कर रहे हो, वेइंग इन वैक्यूम, ये एक तरीका हो गया। बट वैक्यूम तो अवेलेबल होता नहीं है हमारे पास, तो हम लोग वेइंग कर रहे हैं इन एयर, वी आर वेइंग अ बॉडी इन एयर। तो जो भी तुमने स्प्रिंग बैलेंस वगैरह लगा रखा है बॉडी के साथ, उससे तुमने वे किया इन एयर, और जो वैल्यू आई वो वैल्यू आ गई 20 न्यूटन्स। वैल्यू कितनी आई? 20 न्यूटन्स। तो इस बॉडी का जो एक्चुअल वेट होगा वो क्या 20 न्यूटन होगा, या उससे ज्यादा होगा, या उससे कम होगा? क्या होना चाहिए? अगर किसी बॉडी का एयर में वेट आता है 20 न्यूटन्स, उसका एक्चुअल वेट तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? 20 से ज्यादा होगा, 20 से कम होगा, या 20 होगा? तो ऊपर ज्यादा हो सकता है, ऊपर या नीचे हो सकता है। इसका एक्चुअल वेट 20 से ज्यादा होगा। रीजन अच्छा। क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। एयर प्रेजेंट होने के कारण एयर हमेशा एक क्या लगाता है? अपथ्रस्ट लगा रहा है। जैसे कोई भी लिक्विड होती है ना, फ्लूइड्स, तो वो एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स। एयर भी एक फ्लूइड है, तो वो भी एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा। इसकी जो एक्चुअल वेट होगी, इसकी एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, तो वो वैल्यू 20 न्यूटन आ रही है जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो। या अपथ्रस्ट की वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन होगी जरूर, ठीक है। बहुत एग्जैक्ट मेजरमेंट हो तो इसकी एक्चुअल वेट 20 से थोड़ी ज्यादा मिल रही होगी। क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो ये स्क्रीन क्लियर कर सकता हूँ। जी सर, कर दो। एक बहुत कॉमन ऐसा होता है ना कि पजल टाइप का होता है कि अगर 1 kg ऑफ कॉटन किसी ने यूज किया, 1 kg ऑफ कॉटन एंड 1 kg ऑफ आयरन, 1 kg ऑफ कॉटन एंड 1 kg ऑफ आयरन, इनमें से कौन सा ज्यादा भारी होगा? आयरन होएगा सर। हाँ, आयरन नहीं होएगा दोनों इक्वल वेट के होंगे। सर। वैक्यूम में है आगे ऐसे ही है। ये नहीं बताया जाता कभी भी, लेकिन जनरली कुछ नहीं बोला मतलब वो एयर में ही मेजर कर रहा होगा। नॉर्मली हम लोग एयर में ही सब चीजों को मेजर करते हैं। आयरन ही होएगा सर, हैवी तो। आयरन ज्यादा हैवी होगा? हाँ जी सर। अच्छा, जो अपथ्रस्ट होता है ना, अपथ्रस्ट का एक फॉर्मूला होता है। अपथ्रस्ट होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम जिसमें तुम मेजर कर रहे हो, जो फ्लूइड है जिसके अंदर वो तुम कर रहे हो कैलकुलेशन, डेंसिटी ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस जो तुम मेजर करना चाहते हो, मल्टीप्लाइड बाई जी, मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अगर 1 kg कॉटन यूज करते हैं, 1 kg आयरन यूज करते हैं रफली, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, किसका वॉल्यूम कम होना चाहिए? आयरन तो ज्यादा होएगा सर। वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? वॉल्यूम सर, वॉल्यूम तो इक्वल होएगा। वॉल्यूम इक्वल होगा। डेंसिटी किसकी सब ज्यादा? मानो। आयरन कॉटन में डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? सर एक मिनट। सर आयरन की डेंसिटी ज्यादा होएगी। आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हाँ। 1 kg आयरन एक छोटा सा बॉल रहेगा, वही 1 kg का हो जाएगा। आयरन का छोटा सा बॉल 1 kg का हो जाएगा, जबकि कॉटन का 1 kg मतलब बहुत सारा कॉटन यूज करना पड़ेगा तुम्हें।
जी, कॉटन की डेंसिटी कम होती है तो बहुत सारा कॉटन यूज करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ कॉटन एक्चुअली, वॉल्यूम ऑफ कॉटन वॉल्यूम ऑफ आयरन से बहुत ज़्यादा होगा। ओके सर। और जब वॉल्यूम ऑफ कॉटन ज़्यादा होगा तो अपथ्रस्ट इन केस ऑफ कॉटन ज़्यादा होगा, अपथ्रस्ट इन केस ऑफ कॉटन ज़्यादा होगा। तुमने जो 1 kg मेजर किया है, एक्चुअली अगर एक्सपेरिमेंट तुमने 1 kg मेजर किया है तो रियलिटी में 1 kg से बहुत ज़्यादा होगा, और 1 kg आयरन वाले केस में बहुत कम डिफरेंस आया होगा बिकॉज वॉल्यूम ऑफ आयरन कम था। इसका मतलब होता है कि वेट ऑफ 1 kg कॉटन is greater than weight of 1 kg iron if these 1 kg values are measured in air। if ये जो 1 kg के वैल्यूज अगर एयर में दिखा रहे हैं, इन एयर अगर 1 kg कॉटन तुमने यूज किया है, उसका एक्चुअल वेट जो होगा वो काफी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर तुमने एयर में 1 kg आयरन मेजर किया है, एक्चुअल में कॉटन वाले का ही वेट ज्यादा होगा, आयरन वाले का वेट कम रहा होगा। ओके सर। वॉल्यूम कॉटन का बहुत ज्यादा था कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ आयरन। ये पार्ट क्लियर है? वैसे थोड़ा कंफ्यूज हो सर, उसका वेट क्यों ज्यादा होएगा? वेट क्यों ज्यादा होगा, आओ देखते हैं। अगर सपोज करो तुमने ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया है मेजर करने के लिए, स्प्रिंग बैलेंस, इसके नीचे एक बॉडी है, इस बॉडी का वेट है डब्ल्यू, इस बॉडी का वेट कितना है डब्ल्यू, डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द रियल वेट, डब्ल्यू क्या, डब्ल्यू इज द रियल वेट, वैक्यूम में उसका वेट डब्ल्यू होना चाहिए, तो डब्ल्यू इज द रियल वेट मतलब कि वैक्यूम में इसका वेट डब्ल्यू आना चाहिए था, ठीक है, वैक्यूम अगर मेजर करें तो डब्ल्यू आना चाहिए इसका वेट। अब तुमने इसको प्लेस कर दिया किसी और मीडियम के अंदर, किसी और मीडियम के अंदर तुमने इसको प्लेस कर दिया, वो मीडियम एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। तुम कौन सा केस लेना चाहोगे, एयर या वाटर, क्या रखना चाहोगे इसमें, किसके अंदर इमर्स करना, सर वाटर। वाटर के अंदर इमर्स करना चाहते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर तुमने इसको इमर्स कर दिया। अब तुम्हें पता है कि वाटर क्या करेगा, इस बॉडी को अपवर्ड पुश कर, अपवर्ड पुश करेगा। अपवर्ड पुश करता है। ऐसा क्यों पुश करता है, बिकॉज वाटर के अंदर प्रेशर के साथ डिफरेंस होती है, हर प्रेशर के साथ डिफरेंट होती है, लोअर पॉइंट्स का प्रेशर ज्यादा होता है, हायर पॉइंट से प्रेशर कम होता है, इसी कारण एक अपवर्ड फोर्स अपने आप आ जाती है, ठीक है, सो हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कहाँ से आता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अपवर्ड पॉइंट्स, अपर पॉइंट्स पे प्रेशर कम होती है, लोअर पॉइंट्स पे प्रेशर ज्यादा होती है, तो एक अपवर्ड फोर्स आ जाता है हमारे पास, ये अपवर्ड फोर्स आ गया। ये अपवर्ड फोर्स को हम लोग बोलते हैं बॉयंट फोर्स, मान लेते हैं कैपिटल बी, ठीक है। अब ये एक रीडिंग शो कर रहा होगा एफ, अब ये एक रीडिंग शो कर रहा होगा एफ, तो क्या होगा, टोटल अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, एफ अपवर्ड है जो कि वेट को ऊपर की तरफ खींच रहा है एफ, और अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है उस बॉडी के ऊपर, बी लग रहा है, बॉयंट फोर्स। ये दो अपवर्ड फोर्सेस हैं, एक जो स्प्रिंग बैलेंस उसको ऊपर खींच रहा है वो वाला फोर्स, और एक जो बॉयंट फोर्स जो अपथ्रस्ट लगा रहा है वाटर, वो दो फोर्सेस अपवर्ड्स हैं। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है बॉडी के ऊपर, जो अर्थ उसको नीचे पुल कर रहा है, उसका वेट, ग्रेविटी। एफ प्लस बी इक्वल टू डब्ल्यू। ये पार्ट क्लियर हुआ, एफ प्लस बी इक्वल टू डब्ल्यू। हाँ जी सर। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस बी, एफ जो आ रहा है, एफ जो रीडिंग आ रही है स्प्रिंग बैलेंस की, इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट वेट, क्या बोलते हैं इसको, इसको एपरेंट वेट। एपरेंट वेट इज एक्चुअली रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट, एपरेंट वेट इज रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट, ये बात क्लियर है, हाँ जी। एपरेंट वेट इज रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट, ये नोट कर लो, एपरेंट वेट इक्वल टू रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट। यहां तक सारा कुछ क्लियर हो गया, नोट कर लिया, हाँ जी सर। ठीक है। तो अपथ्रस्ट कौन से केस में ज्यादा होगा, कॉटन में ज्यादा होगा या फिर आयरन में ज्यादा होगा, अपथ्रस्ट हाँ
सर कॉटन में ज्यादा हैवी होएगा सर। अपथ्रस्ट कॉटन में ज्यादा होगा, क्योंकि कॉटन ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। जितने ज्यादा हाँ जी सर। वाटर अपथ्रस्ट होगा उसके अंदर, तो कॉटन के केस में अपथ्रस्ट ज्यादा होगा। अगर अपथ्रस्ट ज्यादा होगा, एफ की वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी? एफ की वजह से ज्यादा। अपथ्रस्ट ज्यादा होगा तो एफ कम कम होगा या ज्यादा होगा? कम होएगा, कम होएगा। एफ कम आ जाएगा। तो मतलब कॉटन को अगर तुमने मेजर किया होगा वाटर के अंदर, तो कॉटन का जो वेट शो कर रहा होगा वो एक्चुअली थोड़ा कम शो कर रहा होगा। आयरन के केस में थोड़ा ज्यादा वैल्यू शो कर रहा होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? हाँ जी सर। वेट से काफी कम शो कर रहा होगा, और आयरन में उतना कम नहीं कर रहा होगा, थोड़ा डिफरेंस आया होगा बट उतना कम नहीं हुआ होगा। ओके सर। अब अगर वाटर के अंदर शो कर रहा है कि 1 kg कॉटन है, और वाटर के अंदर शो कर रहा है कि 1 kg आयरन है, तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो कॉटन की वैल्यू, कॉटन का जो एक्चुअल वेट होगा वैक्यूम में वो ज्यादा रहा होगा एज कम्पेयर टू जो वाटर जो आयरन का जो होगा। ओके सर। सर वैसे एग्जाम एग्जाम पॉइंट या कॉम्पिटिटिव के? कॉम्पिटेटिव में पूछ सकते हैं ऐसे, मतलब बहुत छोटे क्लास में पूछते हैं। अब तुमसे 11th में तो ऐसा नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं। KPA वगैरह होता है, किशोर वैज्ञानिक योजना वगैरह, तो ऐसे जगह पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, नहीं जैसे अभी जेई है, जैसे अभी जो होते एग्जाम्स। जेई वगैरह में तो कम चांसेस है इसके। जो ओके सर। ओलंपियाड टाइप के एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ओके सर। क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल्स है ना, ये सब ओलंपियाड में ज्यादा पूछते हैं। जेई में थोड़ा कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, जो थियोरेटिकल, और ओलंपियाड्स में ज्यादा रियल लाइफ के क्वेश्चन जो मिसकंसेप्शन वाले होते हैं, कंफ्यूजिंग वाले, वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये वैसा वाला क्वेश्चन। तो ये पार्ट क्लियर। अब बेसिक हाँ बात जी। क्या है कि जब तुम किसी बॉडी को वे करने जा रहे हो इनसाइड एयर, तो तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा कि तुम जो वेट मेजर कर रहे हो, जो रीडिंग आ रही है, वो रीडिंग एग्जैक्ट नहीं है। उस रीडिंग के अंदर एक फॉल्ट है। तुमने एक फोर्स को निगलेक्ट किया। कौन सा फोर्स को निगलेक्ट किया? तुमने अपथ्रस्ट ऑफ एयर को तुमने निगलेक्ट किया। एयर भी कुछ ना कुछ अपथ्रस्ट क्रिएट कर रहा है जिसको तुम भूल जा रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी रीडिंग एक्चुअल में इनकरेक्ट है, एक्यूरेट रीडिंग नहीं है। जो तुम मिस कर रहे हो वो हमेशा तुम्हारे रीडिंग को कम करने वाला है। ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। तुम अगर 50 डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रीड कर रहे हो, तो हमेशा ही वैल्यू सिस्टमैटिक है, वो हमेशा ही थोड़ा कम कर देगा उसके आंसर को, बिकॉज हमेशा ही अपथ्रस्ट आ जाएगा और वो थोड़ी सी वैल्यू को कम कर देगा। तो वन साइड ही काम कर रहा है वो, हमेशा कम ही कर रहा है, कहीं बढ़ाता नहीं है वो। ऐसे एरर्स को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स वन साइड ही काम करते हैं, वो कम करा तो हमेशा कम ही करता रहेगा। वो रैंडम नहीं है। रैंडम एरर्स क्या होता है? कभी बढ़ा दिया, कभी कम कर दिया। वो क्यों आ रहा है, कुछ उसका रीजन ही नहीं पता है, उसका कॉज नहीं पता है हम लोगों को। सिस्टमैटिक एरर का कॉज हम लोगों को पता होता है। सिस्टमैटिक एरर का कॉज हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, कॉज कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है। अब ये मैं बोर्ड को क्लियर करने वाला हूँ। जी सर। सिस्टमैटिक एरर के बारे में दो तीन कौन सी खास बातें थी हमारी, उसको नोट कर ले। सिस्टमैटिक एरर में क्या क्या बात होती है सिस्टमैटिक में? जब सिस्टमैटिक की बात करते हैं तो रिपीटेबल एरर। एक एक काउंटिंग्स। कॉज कैन बी डिटरमाइंड। कॉज कैन बी डिटरमाइंड। अगर तुम्हें थोड़ा भी बेसिक पता है फिजिक्स का, तुम कॉज को गेस कर सकते हो कोई कॉज क्या होना चाहिए इसके कारण। सेकेंड ये होता है कि हमेशा सेम साइड काम करता है। अगर वैल्यू कम करे तो ये हमेशा कम ही करेगा। ऐसा नहीं तुम्हें 50 रीडिंग लिए तो 2 बार कम करेगा, 4 बार बढ़ा देगा, 3 बार सेम रहने देगा, ऐसा नहीं हो। हम हर बार सेम ही रिजल्ट शो करता है। हर बार वो कम करे तो हर बार कम करेगा तुम्हारी रीडिंग्स को। हमेशा वो सेम साइड ही ड्रिफ्ट करता है, सेम साइड ड्रिफ्ट करता है रीडिंग्स को। ये चाहे बढ़ाता है चाहे कम करता है, सेम साइड ही ड्रिफ्ट होती है रीडिंग्स। कॉज कैन बी डिटरमिनेड, सेम साइड ड्रिफ्ट होती है रीडिंग के अंदर। और क्या खास बात है? ये रिपीटेबल होता है। एरर्स कैन बी रिपीटेड। अगर तुमने सेम सेटअप को पुट किया तो वो एरर फिर से रिपीट हो जाएगा। एरर्स कैन बी रिपीटेड। ये सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमेशन नहीं, सिस्टमैटिक एरर है ये सिस्टमैटिक। डन। इसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देख ली। सिस्टमैटिक एरर्स के एग्जांपल्स हाँ देख। जी सर। 3 4 सिस्टमैटिक एरर्स के एग्जांपल्स कौन से होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और क्या हो सकता है? इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है,
एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एरर हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो तुमने किया सेटअप में ही कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तुम सेटअप ही गलत तरीके से लगा रहे हो, तो वो हो सकता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एरर हो सकता है। और क्या हो सकता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अलावा? उसके अलावा तुम्हारे पास पैरेलैक्स का एरर हो सकता है कि तुम जो मेजरमेंट नोट कर रहे हो, तुम्हारा देखने का तरीका हमेशा एक ही टाइप से, तुम एक बार बार तुम रिपीटेड सेम टाइप का एरर तुम कर रहे हो रीडिंग लेने के टाइम, पैरेलैक्स। और क्या हो सराउंडिंग्स में एरर हो सकता है कि सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं है। सराउंडिंग में टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी वगैरह सब कुछ कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग जिस लैब में काम करते हैं ना, हमारा जो लैब होता है जहाँ हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, उस लैब में टेम्परेचर कंट्रोल होता है, प्रेशर कंट्रोल होता है, यहाँ तक कि पार्टिकल काउंट भी कंट्रोल होता है। क्लीन रूम कहते हैं उसको, पार्टिकल काउंट भी कंट्रोल होता है। वहाँ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कुछ कुछ रूम्स होते हैं जिसका क्लास 1 होता है, क्लास 1 का रूम होता है। क्लास 1 मतलब क्या होता है? उसमें 1 क्यूबिक फीट के अंदर, 1 क्यूबिक फीट के अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल पाया जाएगा। 1 क्यूबिक फीट में हाफ माइक्रोन का सिर्फ एक पार्टिकल पाया जाएगा। इतना कंट्रोल होता है। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन, सारा कुछ कंट्रोल होता है। जब तुम किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो वहाँ लैब्स ऐसे प्रिपेयर्ड होते हैं ना, जो कि बहुत ही महंगे लैब्स, करोड़ों लगते हैं उस लैब को प्रिपेयर करने के लिए। वहाँ सारा कुछ कंट्रोल होता है। ठीक है, ये सिस्टमैटिक एरर्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द सराउंडिंग्स, बाय कंट्रोलिंग द, ओके सर। बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स। महंगे इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने होते हैं। थोड़े थोड़े टाइम के बाद इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट कराना पड़ता है। उस इंस्ट्रूमेंट के जो एक्चुअल जो ओनर्स होते हैं, जिन लोगों ने बेचा होगा इंस्ट्रूमेंट्स, जिन कंपनी ने बेचा है, वो इंजीनियर्स भेजते हैं अपने जो कैलिब्रेट कर सकते हैं। या तुम्हें अगर पता है कैलिब्रेट करना, तुम खुद से कैलिब्रेट करोगे उसका जीरो एग्जैक्टली मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। टाइम के साथ धीरे धीरे वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट पुराने होंगे तो ड्रिफ्ट कर जाएगा, तुम्हें कैलिब्रेट करना पड़ता है इसको। एक्सपेरिमेंटल सेटअप तुम्हें देखना पड़ता है, सेटअप तुम्हारा ठीक है या नहीं। ओके सर। तो कुछ किसी को मिस कर जा रहे हो, किसी फोर्स को मिस कर जा रहे हो, तो तुम्हें टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा सिस्टमैटिक एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए। बट सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड एलिमिनेट। कैलकुलेशंस। इसके इफेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं थ्रू कैलकुलेशन, एलिमिनेटेड थ्रू कैलकुलेशंस। आप डिस्कवरीज करते हो? हाँ, डिस्कवरीज करते हो? आवाज नहीं आया। हेलो। हेलो सर। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर डिस्कवरीज करते हो आप? डिस्कवरीज नहीं कह सकते हम लोग। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो कर रहे हैं साइंटिफिक फील्ड में ही हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हम लोग उस चीज को और इम्प्रूव कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम लोग। जो रॉकेट लॉन्च वगैरह तुमने जो देखा होगा ना, रॉकेट लॉन्च वगैरह जो होती है चीजें, हाँ जी। तो वहाँ जो सेंसर्स वगैरह जो होते हैं, सेंसर्स हम लोग बनाते हैं। और वो सेंसर्स वगैरह जो यूज होते हैं, उसको हम लोग और बेटर करना चाहते हैं। जो वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको हम लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं, और उसका कॉस्ट कम करना चाहते हैं। उसको रिपीटेबल बनाना चाहते हैं कि वो जो हर बार यूज करे तो हर बार वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे। क्योंकि ओके सर। जो होता है टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशंस, वो सब बिल्कुल अलग होता है वहां पर। जब अर्थ से वो निकल रहा होता है तो उसको बहुत सारा कुछ फील करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोगों को उसको उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ओके सर। एक्चुअली इसरो के उस ब्रांच में मैं काम करता हूँ जहाँ पे सारा कुछ हम लोग करते हैं। ओनली फॉर स्पेस पर्पस एंड डिफेंस पर्पसेस हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, ओके सर। थोड़ी क्लैरिटी आई हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सिस्टमैटिक एरर्स क्या होता है। हाँ जी सर, आगे क्लैरिटी अब तो। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर्स के बाद बी क्या होता है, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप होता है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स ठीक इसका उल्टा होता है। रैंडम एरर्स में हमें कुछ पता ही नहीं है कि उसमें कहाँ से आ गया। इसका कॉज है कोई पता नहीं है, कॉज को कभी फाइंड कर ही नहीं सकते क्या है। तुम 10 बार रीडिंग ले रहे हो, 10 बार डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग आ रही है। कभी ज्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है। तुम्हें पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके जी सर। हमारा ऐसा एरर है जो कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसको, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम लोग उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ खर्चा कर भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि बहुत पैसे खर्च कर देंगे तो हमारा रैंडम एरर्स इंप्रूव हो जाएगा। ये होगा ही होगा, ये हमेशा होता रहेगा रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स में क्या हो सकता है, हम लोगों ने रैंडम एरर्स के लिए एक ही तरीका निकाल रखा है इसको रिड्यूस करने के लिए। रैंडम एरर्स को रिड्यूस करने का तरीका क्या है हमारे पास? रिड्यूस करने का तरीका, इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट करो और टेकिंग एवरेज।
ऑब्जर्वेशंस को बहुत बार रिपीट करके हम लोग एवरेज लेते हैं। जब एवरेज करेंगे तो अपने आप ही हमारे एरर्स जो होते हैं वो कभी ज़्यादा हुआ कभी कम हुआ, एवरेज आउट हो करके हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्लोज टू ट्रू वैल्यू होगी। अगर 100 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, 15 बार मतलब 50 बार 100 बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर देंगे तो जो एवरेज आएगी वो वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू आएगी। समझ आई बात? हाँ जी सर। इसलिए हम लोगों ने जब एब्सोल्यूट एरर निकाला था तो हम लोगों ने क्या किया था, बहुत सारी रीडिंग्स ली थी और उसका एवरेज कर दिया था। एवरेज को हम लोगों ने ट्रू वैल्यू मान लिया था कि एवरेज से क्लोज ही ट्रू वैल्यू आएगी हमारी, और फिर वहां से फिर हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाला था। तो रैंडम एरर्स ये क्या होता है, ये रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, हम लोग एवरेज निकाल के इसको एलिमिनेट करने का तरीका है। एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं एरर्स को, रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट। रैंडम एरर्स खुद रिपीट नहीं होते, रैंडम एरर्स आर नॉट रिपीटिंग, हर बार डिफरेंट एरर दिखाता है वो। इसका कॉज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और ये दोनों साइड जाता है, कभी इंक्रीज हो जाता है कभी डिक्रीज हो जाती है वैल्यू। तो ये रैंडम एरर्स के बारे में खास बात है। तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर एक और बार बताना रैंडम एरर्स का। सर आपकी वॉइस ग्लिच हो रही थी सर थोड़ी सी। अच्छा अच्छा ठीक है। रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स का मतलब होता है द एरर्स विच आर फ्लक्चुएटिंग। कैसे एरर्स हैं? फ्लक्चुएटिंग एरर्स हैं, हर बार एक डिफरेंट वैल्यू आती है इसकी, बिल्कुल रैंडम, इसका नाम ही रैंडम है। रैंडम का मतलब इट इज नॉट रिपीटिंग। तुम 10 बार एक्सपेरिमेंट करोगे, 10 बार डिफरेंट डिफरेंट एरर्स आएगा, कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा, कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा। कॉज कैन नॉट बी डिटर्मिनेट, कॉज कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली। कॉज का पता नहीं कर सकते, कॉज को गेस नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आई? कॉज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एरर्स आर नॉट रिपीटिंग, एरर्स हर बार डिफरेंट एरर आ रहा है, बिल्कुल रैंडम आ रहा है एरर्स। एरर्स कैन बी ऑन बोथ साइड्स, इट कैन बी मोर इट कैन बी लेस। तो पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर कुछ भी हो सकता है, एरर्स कभी पॉजिटिव हो सकते हैं कभी नेगेटिव हो सकते हैं एरर्स। ठीक है, इसको रिड्यूस करने का मेथड ऐसा नहीं है कि तुम कोई पर्टिकुलर गेस कर रखा है, तुमने जीरो एरर कैलकुलेट करके जीरो एरर को तुम माइनस कर दोगे, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। इसको बस एक ही तरीके से तुम रिड्यूस कर सकते हो, रिपीट द एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स एंड टेक द एवरेज ऑफ द ऑल द रीडिंग्स। रिपीट द एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स एंड टेक द एवरेज ऑफ द रीडिंग्स। ओके सर। नोट हो गया? हाँ जी हाँ जी। बोर्ड क्लियर कर दूं क्या? हाँ जी हो गया नोट। बोर्ड क्लियर कर देता हूँ फिर। ठीक, तो थर्ड एरर होता है ग्रॉस एरर्स। थर्ड एरर्स कौन से होते हैं? ग्रॉस एरर्स। एनसीईआरटी ने तो शायद कवर किया भी नहीं, ग्रॉस एरर्स की बात भी नहीं की एनसीईआरटी ने। एक और होता है ग्रॉस एरर्स। ये क्या होता है? ये होता है ह्यूमन एरर्स। तुम जो सिली मिस्टेक बोलते हो, सिली मिस्टेक्स, ये होता है ह्यूमन एरर्स, इसको बोलते हैं ग्रॉस एरर्स। सिली मिस्टेक्स, इसके अंदर क्या हो सकता है कि तुमने रीडिंग लेने में कुछ गलत देख लिया, वहां रीडिंग की वैल्यू थी 15, तुमने गलती से उसको पढ़ लिया 25। ये सिली मिस्टेक हो सकता है। या फिर तुमने रीडिंग सही देखा बट तुमने नोट गलत कर लिया। तुम रीडिंग को नोट गलत कर सकते हो, तुम रीडिंग को देख गलत लेते हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और है, तुम भूल गए हो तुम क्या कर रहे हो, तुमने कुछ गलत कर दिया एक्सपेरिमेंट में ही, तुमने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन ही गलत कर दिया। तो ये सारे ग्रॉस एरर्स होते हैं। इनका सॉल्यूशन क्या है? बी केयरफुल। इनका सॉल्यूशन होता है बीइंग केयरफुल। केयरफुल। अगर तुम केयरफुल अलर्ट हो तो तुम्हारी एरर्स कम हो जाती हैं। केयरफुल एंड अलर्ट रह के तुम अपने एरर्स को कम कर सकते हो। ये समझ आ गया? ग्रॉस हाँ जी सर। एरर। हाँ जी हाँ। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है। हेलो। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के एरर्स हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स, ग्रॉस एरर्स। और एरर्स को प्रेजेंट करने के टाइम कौन से 3 टाइप के एरर्स थे? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज। एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज, सिस्टमैटिक, रैंडम, ग्रॉस।
अप्रॉक्स। टाइप्स होगा। लगता है कहीं पास में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, इस कारण से काफी पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है। स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर, आ नहीं रही, अब आ रही है अब आ रही है, अच्छे से आ रही है। सर। वो एक्चुअली वो अब भाई ईयरफोन का मुझे जो लगा माइक माइक है वो माइक ऑफ था, तो मुझे लगा शायद मतलब माइक ऑन था, मुझे लगा शायद तुम कुछ बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही। ओके सर। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ मैं। हाँ जी सर, कर दो। इसके बाद हमने और क्या पढ़ना है? इसके बाद तो डेरिवेशन ही बचता है, डेरिवेशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एरर्स बचता है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, डेरिवेशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। वो भी वो करा होगा ना आपने, जो बताया था वो जो आपने बताया था डिफरेंशिएशन। हाँ, कैलकुलस पहले कर लोगे, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, उसके बाद। ओके सर, वो कर लूँगा। तो उसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है मैं बता देता हूँ कि तुम्हें रिक्वायरमेंट किन चीज़ों की पड़ेगी इसके अंदर। डेरिवेशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एरर्स के अंदर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हमें कैलकुलस में ये पता होना चाहिए कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है। ये हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये काम आएगा। और आएगा डी डी टी ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स अपॉन डी टी। dx upon dt। इसको बोलते हैं चेन रूल, ओके सर। ये काम आएगा। इसके अलावा और काम आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये होता है वन अपॉन एक्स। ये तीन फॉर्मूलेस काम आएंगे हमारे, चेन रूल इसका नाम है। और आ सकता है हमारे पास सर लॉगरिदम्स चैप्टर नहीं करेंगे सर अभी? क्या लॉगरिदम चैप्टर्स? ये आपने वो बताया था, आपने जो वीडियोस थी लॉग के बारे में। लॉगरिदम का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन एक पढ़ सकते हैं। हाँ जी सर, इंट्रो था। हाँ, बहुत इंट्रोडक्टरी था वो, डिटेल में लॉगरिदम पढ़ सकते हैं। अभी पढ़ ले क्या? ओके सर। सर जब होएगा तब कर देना, जब मतलब उसके से रिलेटेड कुछ आएगा तब कर आवाज देना। क्लियर नहीं आ रही। हेलो, सर अब आ रही है? अब आ रही है, बोलो। सर उसके रिलेटेड जब कुछ करना होएगा तब करा देना लॉग्स। यहाँ पे काम आने ही वाला है, नेक्स्ट क्लास में तुम पढ़ने वाले जो हो ना, खुद से रिवीजन करने वाले हो, वहां पे लॉग की जरूरत पड़ेगी। ओके सर। थोड़ा बेसिक लॉग का पढ़ लेते हैं अभी, हाँ जी पढ़ने सर, में आसान करवा हो दो। जाएगा, फिर डिवाइस करने में आसान हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिदम्स। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिदम्स आपस में कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? पावर्स, ए रेस टू द पावर एम। इसका मतलब क्या होता है? ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए एम टाइम्स। ये तो पता होगा ना, ए रेस टू द पावर एम का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी सर। तो अगर टू रेस टू द पावर फाइव कोई बोलता है तो वो क्या हो जाएगा? टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू, कितने टाइम्स? फाइव टाइम्स। ये वैल्यू आ जाएगी 32। ये वैसे अभी तक हमारे मैथ्स के सर ने कराया नहीं सर। ये मैथ्स वर्सन ने करवा रखा है? नहीं, नहीं करवाया। अच्छा, ये एक्चुअली तुम्हारे छोटे क्लास में, 7th 8th क्लास में होती है ये सब एक्सपोनेंट्स वगैरह। नहीं कराया नहीं था सर, ये लॉगरिदम्स का नहीं कराया था, लास्ट ईयर करवाया था वो। ठीक है, चलो एक्सपोनेंट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिदम्स। ओके सर। 5 ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। तुम एक कैलकुलेटर देखो क्या होता है, 3 रेस टू पावर 3 क्या होगा? 27। 27। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, जो कि 27 बन जाएगा। अब कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट से, कुछ लॉज होते हैं। एक्सपोनेंट के लॉज पहले क्या हो जाएंगे? ए रेस टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए रेस टू द पावर एन इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर एम प्लस एन।
जैसे 2⁵ मल्टीप्लाइड बाई 2⁵, ये क्या हो जाएगा? 2 into 5 plus 3 2 raised to power. ठीक है। ऐसे ही 3⁵ मल्टीप्लाइड बाई 3⁵, ये क्या हो जाएगा? So 3 raised to power 3 plus 2. 3⁵. कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको, इसका आंसर आ जाएगा 243। तो ये ऐसे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इनका। अब बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ इसका मैं, बोर्ड क्लियर कर दूं? जी सर कर दो। इसके बाद एक और लॉ होता है a⁻m अपॉन a⁻n। ये क्या होता है? a⁻m-n, मतलब 2�7 अपॉन 2⁵ कितना हो जाएगा? 7 minus 3. 2⁴, जिसका आंसर आ जाएगा 16। ये तो क्लियर होगा ना? जी सर ये सब तो आता ही है। इसके बाद एक और होता है a⁻m (n), that becomes a⁻m multiplied by n। 2⁴ का अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2⁸ इसका मीनिंग ये हो जाता है, इसका मीनिंग होता है 2⁴ मल्टीप्लाइड बाई 2⁴, पूरे टर्म का ही स्क्वायर कर रहे हो तुम, तो मतलब ये सेम नंबर ही 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। होल पावर का मतलब यही होता है, 2⁴ मल्टीप्लाई बाई 2⁴, तो वो 2⁴। ओके सर। अब क्या होता है, अब हम लोग कुछ नया डिफाइन करने वाले हैं, हम लोग नई चीज़ों को डिफाइन करने वाले हैं जिनका कोई मीनिंग पहले नहीं था। जैसे अगर कोई बोलता है 5⁻0, इससे क्या मीनिंग होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 0, 1 इससे कोई मीनिंग होता ही नहीं है। 5⁻0 मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 0 टाइम्स, इससे कोई मीनिंग नहीं होता है। बट हम लोग क्या करेंगे, खुद से हम लोग डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन कर रहे हैं हम लोग बाई a⁻m, इफ डिवाइडेड बाई a⁻m, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा a⁻m-m अकॉर्डिंग टू आवर रूल। अकॉर्डिंग टू आवर रूल इसको ऐसे होना चाहिए। इस कारण से क्या हो जाएगा? इस कारण से हो जाएगा a⁻0, और हमें पता है कि a⁻m अपॉन a⁻m जब करेंगे तो दोनों नंबर्स कट हो जाएंगे, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 1। इसका मतलब a⁻0 इज 1। ये एक रूल बना दिया, ये खुद से हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि एनीथिंग टू द पावर 0 विल बिकम 1 फॉर a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 0 होगा तब ये अलाउड नहीं है, बट ऐसे अदरवाइज क्या होगा? a⁻0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। 5 टू द पावर 0 कितना आ जाएगा? 5⁻0 हो जाएगा 1। ये बेसिक क्लियर है? हाँ जी सर। ये हम लोगों ने डिफाइन किया है, ये डिफाइंड है। a⁻0 इज 1 ये डिफाइंड है, ये पहले से था नहीं हमारे पास। 5⁻0 1 हो गया। क्लियर कर सकता हूँ बोर्ड को? हाँ जी सर कर दो। लॉगरिथम में सारे यूज होंगे, लॉगरिथम के अंदर ये सारी चीजें यूज होंगी। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 5 टू द पावर -3, इसका मीनिंग क्या होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ -3 टाइम्स, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। बट हम लोग खुद से डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? a टू द पावर -m को खुद से डिफाइन करेंगे हम लोग इस तरीके से, a टू द पावर 0 अपॉन a टू द पावर m। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a टू द पावर 0 - m, मतलब a टू द पावर -m इज a टू द पावर 0 अपॉन a टू द पावर m। a टू द पावर 0 क्या बताया हम लोगों ने? 1 बता दिया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर -m। तो ये हमारा डेफिनेशन आ गया। एनीथिंग टू द पावर नेगेटिव पावर्स का मतलब होता है दैट नंबर। जैसे 5 टू द पावर -3 का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 टू द पावर 3। ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, जो हो जाएगा 1 अपॉन 120। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? जी सर कंसेप्ट तो क्लियर है।
ऐसे ही एक और करता हूँ, इसमें फ्रैक्शंस आ जाएंगे पावर में, तो क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है 64 रेज टू द पावर -1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/64 रेज टू द पावर 1/2। अब एक और रिजल्ट क्या होता है कि जब पावर्स में फ्रैक्शन आते हैं तो दैट बिकम्स दैट मच रूट, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/√64, ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, हाँ जी, और अगर 1/3 आता तो क्यूब आना था। 1/3 आता तो फिर वो क्यूब रूट हो जाता। और जैसे अगर सपोज 64/2/3 आ जाए सर, -2/3 तो। देख लेते हैं, ये नोट हो गया क्या, इसको क्लियर कर दूं। हाँ जी, ये तो कर लिया। अगर ऐसा कुछ आता है 625 टू द पावर -2/5, -2/4 कर लेते हैं, नहीं नहीं, -3/4 कर लेते हैं इसको। -3/4, माइनस का मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव मतलब अपॉन आ गया 1/this। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब फ्रैक्शन वाले पावर को अंदर ले जाते हैं, होल टू द पावर 3 कर देते हैं। 625 का पावर 1/4 मतलब क्या होता है, फोर्थ रूट ऑफ 625। 5 का 5/4। फोर्थ रूट 625 का आ जाएगा 5, फैक्टराइज करके देख सकते हैं ऐसे, 5 टू द पावर 4 एक्चुअली तो ये हो जाएगा 1/5 का क्यूब। तो ये पार्ट क्लियर है। सर क्यूब नहीं आएगा सर। क्यूब नहीं आएगा, 5 तो फाइव सिर्फ रेस ये टू पावर ब्रैकेट फोर वाला है। पार्ट था, 5 तो ये ब्रैकेट वाले पार्ट का आया, यहाँ पे पावर 3 भी था। ओके सर, ठीक, ठीक है सर। डन, यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं लॉगरिदम स्टार्ट करता हूँ इसके बाद। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, अब लॉगरिदम स्टार्ट करते हैं। लॉगरिदम ठीक उसका अपोजिट प्रोसेस होता है, लॉगरिदम एक्सपोनेंट्स का ठीक अपोजिट प्रोसेस होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन नोट कर लो अच्छे से। इसका भी डेफिनेशन ये होता है, a raised to the power x equals to y, if a raised to the power x equals to y, then log y to the base a equals to x। यही मेन डेफिनेशन जो हमेशा यूज करना है तुमने। if a raised to the power x equals to y, then log y to the base a equals to x। यहाँ से पूरी अंडरस्टैंडिंग बनती है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था कि 3 रेज टू द पावर 4 कितना था, 3 रेज टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है 3 रेज टू पावर 4, तो 3/4 9 सर 81। 81। अगर किसी ने बोला कि 3 रेज टू पावर हाउ मच इक्वल्स टू 81, 3 रेज टू पावर हाउ मच इक्वल्स टू 81, इसी का सॉल्यूशन होता है x इक्वल्स टू log 81 बेस 3। तुम्हें जब ये फाइंड करना है तो एक्चुअली इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और इसको यहाँ से कंपेयर करके देखना होगा कि क्या बन रहा है। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसमें हमें पावर्स निकालनी होती है। हमने वो पावर निकालना है, लॉग को हमेशा पावर में कन्वर्ट कर दो, फिर उसको निकालो कि क्या वैल्यू आने वाली है। ओके सर। ठीक है, हाँ जी सर, तो ये कैलकुलेट कर सकते हो, लॉग नोट कर लो। लॉग 125 टू द बेस 625 निकाल सकते हो, क्या होगा, log 625/1 कितना आएगा, कर लो।
अभी तुरंत हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, उसको सेम रिजल्ट को तुम यहाँ यूज कर सकते हो। 4 आएगा, 3 2 2 2 नहीं नहीं, 125 टू द बेस 625। 125 टू द बेस 65 आएगा। इसको मान लेते हैं x, मान लेते हैं इसको। सर मीनिंग क्या होगा? 625 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 125। थोड़ी देर पहले कोई क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, इसमें 625 टू द पावर समथिंग इक्वल्स टू 125 आया था। हाँ जी। कोई क्वेश्चन था क्या ऐसा? अभी लास्ट ही तो कर रहे सर। आवाज नहीं आ रही। सर लास्ट अभी यही करा था। हाँ, तो x की वैल्यू क्या आई थी? उसमें x की वैल्यू क्या थी? x की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पर? x इक्वल्स टू व्हाट? x इक्वल्स टू मेरे ख्याल से आना चाहिए 3/4। 3/4। हाँ, क्योंकि आप पावर में 1/4 तो वो 5 बन जाता है, और 5 टू द पावर 3 125 होता है। ऐसा एक क्वेश्चन था ना हमारा थोड़ी देर पहले, हाँ जी करा था। उसमें क्या था हमारे क्वेश्चन में? 625 टू द पावर -3/4 किया था हम लोगों ने, तो हाँ जी सर। 1/125 आई होगी। तो माइनस साइन एक और अपोजिट हो गया था, अगर माइनस लगेंगे तो ऊपर आएगा 125। सर एक और बार बता दो ये लॉग का सर। ये वाला क्वेश्चन हाँ जी सर। पहले कुछ इजी क्वेश्चंस करते हैं, ओके। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं बोर्ड को क्लियर करता हूँ, पहले बोर्ड क्लियर करके फिर से एक बार कुछ इजी क्वेश्चंस करके फिर इस पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो log 25 टू द बेस 5, ये क्या होगा? सर x इज इक्वल टू log 243 टू द बेस 3 क्या होगा? ये कैलकुलेट कर सकते हो तुम। सर 5 कितना आया? 5। 5 आ गया, ठीक है। ये 5 आ गया, इसका आंसर कितना है? इसका आंसर 2 आया ना, जी हाँ जी। 2 एंड 5 आ गया इनका आंसर। तो मतलब तुम बेसिक क्लियर है। अब कभी कभी क्वेश्चन बहुत टफ हो सकता है। क्वेश्चन टफ कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है log 125 टू द बेस 625 इक्वल्स टू व्हाट? तो इनको इस तरीके से कैलकुलेट करना तो पॉसिबल नहीं है कि इतनी आसानी से तुम कैलकुलेट करके बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए कुछ मेथड मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इसका मेथड क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का? ऐसे क्वेश्चन को करने का मेथड, जो एक्चुअल मेथड होता है, वो होता है, कभी तुम अगर ऐसा दिया हो log b टू द पावर m टू द बेस a, तो ये बन जाता है m टाइम्स log b टू द बेस a, ठीक है। और एक और होता है, अगर कभी ऐसा दिया हो log b बेस वाले के पावर्स में कुछ समथिंग है, तो ये बन जाता है 1/n log b टू द बेस a। तो ये दो लॉज को तुम नोट कर सकते हो। सर ये भी लॉग्स है। हाँ, ये भी लॉज ऑफ लॉगरिथम है। मैंने तो बस कोरिलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा था, बिकॉज तुमसे ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने पूछा, इसलिए मैंने कोरिलेट करके पूछा था। सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका ये है, इसको सॉल्व करने का, सॉल्व करने का एक्चुअल तरीके में तुम्हें ये दो लॉज यूज करने पड़ेंगे, ये वाला लॉ और ये वाला लॉ। ये नोट कर लिया? तो कर दो। कर लिया सर। से एक बार फॉर्मूला बता दो, फिर से एक बार समझा दो। क्या बोल रहे हो?
यहाँ पर तुम पावर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 125 की 5 के टाइम फैक्टराइज कर लो, उसको क्या बन जाएगा, 125 हो जाएगा 5 टू द पावर 3, और 625 हो जाएगा 5 टू द पावर 4। ये क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन एक्चुअल में लॉग और 5 टू द पावर 3 टू द बेस 5 टू द पावर 4। तो ये वाला जो पावर है, ये जब इधर लिखते हैं तो डायरेक्टली न्यूमरेटर में आता है, और ये वाला पावर डिनोमिनेटर में आता है। तो ये बन जाएगा 3 ओके सर 5 टू द बेस 5 टू द पावर 4, और इसको भी ले जाएंगे तो ये अपॉन 4 आ जाएगा। फिर आ जाएगा तुम्हारे पास log 5 टू द बेस 5। log 5 टू द पावर टू द बेस 5 निकाल सकते हो, क्या होगा, नहीं होगा सर, कितना हो जाएगा, 1 1। log 5 टू द बेस 5 हो जाएगा 1। इनफैक्ट क्या बन जाएगा, log a टू द बेस a। अगर बेस और ये नंबर सेम होगा तो ये हमेशा ही 1 बनेगा। ओके सर। तो इस तरीके से कैलकुलेट होकर आंसर आ जाएगा 3/4। क्लियर है। हाँ जी सर। तो लॉगरिथम्स के ये लॉस समझ में आ गए, और ये कैसे कैलकुलेट करते समझ आ गया। हाँ जी सर। बस इतना था इसमें। लॉगरिथम में एक दो चीजें और थोड़ा स्टडी कर लेते हैं हम लोग, नोट कर लो, उसके बाद जी सर। चीजें और नोट कर लेते हैं। लॉज ऑफ सर लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम सारे लिखवा देता हूँ तुम्हें एक बार में। ओके सर। सर वैसे 10 to 15 लॉज है ना, हाँ 10 to 15 लॉज है ना सर। काफी लॉज है, तुम्हें 10 to 15 की जरूरत नहीं होती, तुम्हें मेनली बहुत कुछ इंपॉर्टेंट उससे सारे काम हो जाते हैं, बाकी सारे रिपीट हो जाते हैं, बाकी सारे उनको ही मतलब ओके सर। कंबाइन बना दिया होता है, उतने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके ओके सर। नोट हो गया सारा। हाँ जी सर, कर दो, स्क्रीन क्लियर कर दो। ठीक है, तो लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है लॉग एम, लॉग एम एन लिख देते हैं, लॉग एम एन का क्या हो जाता है, इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। वैसे मेरा प्लान था सबको ड्राइव करने का भी, एक्सपोनेंट्स यूज होगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्लास। अब सिर्फ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लिख के काम कर लेते हैं, बस इनको यूज करना सीख लेते हैं। लॉग एम अपॉन एन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन। एग्जाम्स में आ सकते हैं सर ये। एग्जाम्स में तो तुम्हारा एक प्रॉब्लम है सीबीएसई के सिलेबस में, सीबीएसई में कभी लॉगरिथम पढ़ाते ही नहीं है, 10th तक भी नहीं है, 11th 12th में भी लॉगरिथम नहीं है तुम्हारा, बट अप्लाई करने को आ सकता है, इनके एप्लीकेशंस आएंगे। हाँ जी सर, क्योंकि हमें पिछले टाइम भी लास्ट टाइम करवाया था 10th में इंस्टीट्यूट हाँ, में। इसको समझना पड़ना इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि इसकी इसकी एप्लीकेशन फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथ्स में भी है, लेकिन तुम्हें कभी लॉगरिथम पढ़ाया ही नहीं है। ओके सर। एक और होता है log m टू द पावर n इक्वल्स टू n log m, ठीक है। एक और क्या होता है log a टू द बेस a इक्वल टू 1, log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0। इन सब में a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। लॉगरिथम के बेस में कभी भी 0 नहीं हो सकता, लॉगरिथम का जो बेस होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता। ये सारे हो गए। हाँ जी सर। इसके बाद एक जो लास्ट में हमने किया था वो भी एक लिख लेते हैं, लॉग अगर a टू द पावर m है, बेस में b टू द पावर n है, दैट विल बिकम m अपॉन n log a टू द बेस b। या फिर सिंपली ऐसा भी हो सकता है कि अगर सिर्फ बेस वाले में ही पावर्स रेज किया गया है, मतलब log a और बेस में b टू द पावर m कर दिया है, दिस विल बिकम 1/m log a टू द बेस b। ये बेसिक लॉगरिथम के रिजल्ट्स तुम्हें कभी भी काम आ सकते हैं। इसके अलावा दो और रिजल्ट्स हैं जो तुम्हें आने चाहिए, बाकी सारे तो ऑप्शनल है। ये
बेसिक इंपॉर्टेंट वाले हैं। दो और कौन से हो जाएंगे, एक ये वाला भी हो जाएगा, a to the power log x to the base a इक्वल टू x। मेरे ख्याल से मैंने ठीक लिखा है, एक बार इसको करके देखते हैं। तुमने नोट कर लिया है क्या? हाँ जी सर, ऊपर वाले तो कर लिए। ऊपर वाले कर लिए ना, तो ऊपर वाले को मैं इरेज कर लेता हूँ। इसको मैं डिराइव करके देखता हूँ, मुझे याद के हिसाब से नहीं करूँगा, बट एक बार डिराइव कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है कि हो सकता है याद ना रहे ढंग से, सिर्फ लास्ट वाले को डिराइव कर लेता हूँ। वो ओके इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चन में काफ़ी काम आता है। मैथ्स में जब लिमिट्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें काफ़ी वो क्वेश्चन में काम आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, लेट y इक्वल्स टू log x टू द बेस a। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, a टू द पावर y इक्वल्स टू x। ठीक है, इसका मतलब है जब से पुट कर देंगे y की जगह सारा कुछ, फिर से पुट कर देंगे y की जगह सारा कुछ पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, a टू द पावर log x टू द बेस a इक्वल टू x। ये डेरिवेशन है इसका लास्ट वाले का, ये काफ़ी काम आएगा। तो ये लिख लो। हाँ, लिख लो। सर हो गया। एक और होता है, इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला, ये नोट कर लो। बेस चेंज फार्मूला क्या होता है, लॉग ए टू द बेस बी इक्वल्स टू लॉग ए टू द बेस एनीथिंग, कोई भी रख सकते हैं, एम अपॉन लॉग बी टू द बेस सेम थिंग, एम। इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। इससे किसी भी बेस को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस को कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं, बेस चेंज फार्मूला। बस इतने यूज कर लोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लॉगरिथम के। जहाँ भी लॉग, ये क्या हो गया, जहाँ भी लॉगरिथम यूज होगा वो सब जगह पे ये सारे क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना? तुम हाँ जी सर। रिवाइज वाला पार्ट रिवाइज कर लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिराइव कर लेंगे सारी इक्वेशंस। ओके सर। से एक बार ये याद करा होगा ना मैं। हाँ, ये एक बार, एक याद कर लूँगा ये जो लॉज है। हाँ ठीक है, एक बार लॉस थोड़ी बहुत, वो तो बार बार करते रहोगे तो धीरे धीरे याद होते रहेंगे चीज़ें। इसको नोट करके ओके सर। टाइम के बाद। सर ये एम कहाँ से आया सर, ये एम है क्या? ये जो ये आपने एम, लास्ट वाला बेस ये एम कुछ भी बेस हो सकता है। हाँ, बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। जैसे क्वेश्चन मान में लो कहीं, एक्चुअली लिखा नहीं हुआ ना, हाँ, क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इसको नोट किया तुमने अभी? जी सर कर लिया। हाँ ठीक है, मान लो कहीं ऐसा लिखा हो log 3 टू द बेस 2, इसका क्या मीनिंग होगा? log 3 टू द बेस 2 तुम्हें फाइंड करने को बोला गया, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि कहीं टेबल तुम्हें मिले नहीं ऐसे। हमारे पास जो लॉग टेबल होता है, तो लॉग टेबल बेस 10 पे लिखा होता है। लॉग टेबल क्या होता है, बेस 10 पे होता है। तो हम लोगों को जब कैलकुलेट करना log 3 टू द बेस 2, तो हमें ऐसे कैलकुलेट करना होगा, log 3 टू द बेस एनीथिंग हो सकता है, तो हमें बेस 10 पे हम लोग पुट कर सकते हैं, अपॉन log 2 टू द बेस 10 कर सकते हैं। तो टेबल में जो log 3 की वैल्यू आती है वो यहाँ पुट कर देंगे, अपॉन log 2 की जो वैल्यू होती है वो पुट कर देंगे। log 3 की 0.4771 होता है, और log 2 का 0.3010 होता है। तो इनको डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा log 3 टू द बेस 2। तो ये बेसिक है, इसमें कोई भी यूज, 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, ई यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। ओके सर। तो ये सारे फॉर्मूलाज थैंक यू सर। यही पेंट करते ओके सर, थैंक यू सर। हैं। ओके।